नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन ब्रोकिंग फर्म जिरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत के साथ पहला पॉडकास्ट किया। इस दौरान पीएम मोदी ने गोधरा कांड, सोशल मीडिया, राजनीति में युवाओं की भूमिका जैसे तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। आइए आपको पीएम का पहला एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट इंटरव्यू दिखाते हैं। पहली चीज मैं बात करना चाहूंगा इस पॉडकास्ट में इज आपके लाइफ के पहला भाग। प्री पीएम, प्री सीएम, आप कहाँ पैदा हुए थे, पहले 10 सालों में आपने क्या किया था। इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन द फर्स्ट एरा ऑफ योर लाइफ। देखिए, वैसे तो सबको पता है मेरा जन्म गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में महसाना डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ वडनगर एक छोटा सा टाउन है। जब हम छोटे थे तब तो शायद 15,000 की आबादी थी, जैसे मोटा मोटा मुझे याद है। मैं उस स्थान से हूँ, लेकिन तब तो जैसे हर एक का अपना एक गांव होता है, वैसा एक मेरा गांव था। मेरे गांव एक प्रकार से गायकवाड़ी स्टेट था। तो गायकवाड़ स्टेट की एक विशेषता थी, हर गांव में एजुकेशन के प्रति बड़े आग्रही थे। एक तालाब होता था, पोस्ट ऑफिस होती थी, लाइब्रेरी होती थी, ऐसे एक 4-5 चीजें। यानी गायकवाड़ी स्टेट का गांव है तो ये होगा ही होगा, ये उनके विषय व्यवस्था थी। तो मैं वो उस गायकवाड़ी स्टेट की जो प्राइमरी स्कूल बनी हुई थी उसमें ही पढ़ा था। तो मेरे खैर बचपन में वहीं रहा। तालाब था तो स्विमिंग करना सीख गए वहाँ। मेरे परिवार के सबके कपड़े मैं धोता था, तो उसके कारण मुझे तालाब जाने की इजाज़त मिल जाती थी। बाद में वहाँ एक भागवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल था, BN हाई स्कूल। वो भी एक प्रकार से चैरिटेबल ही था। वो कोई ऐसा आजकल का जो एजुकेशन की स्थिति है वैसे नहीं थी। तो मेरा वहाँ स्कूली शिक्षा वहाँ पर हुई। उस समय ये 10+2 नहीं था, 11वीं कक्षा हुआ करती थी। 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो स्वाभाविक दुनिया के लीडर से कर्टसी कॉल करते हैं। तो चीन के राष्ट्रपति शी, उनका कर्टसी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें हुई। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूं। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूं। मैंने कहा वो क्या बात है, आपने यहाँ तक का कार्यक्रम बढ़ा दिया है। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैं कहा नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। क्या? ह्यूएन त्सांग जो चाइनीज फिलोसोफर था, वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये कनेक्ट है। और अगर आप अपने बचपन के बारे में और चीज़ें याद करें, जब आप छोटे थे क्या आप अच्छे स्टूडेंट थे? आपके इंटरेस्ट क्या थे इस टाइम? मैं एक बहुत ही सामान्य विद्यार्थी रहा। मैं कोई किसी भी प्रकार से कोई मुझे नोटिस करे ऐसा नहीं था। लेकिन मेरे एक टीचर थे वेलजी भाई चौधरी करके, वो मेरे प्रति बहुत वो रखते थे। तो एक दिन वो मेरे पिताजी को मिलने गए थे। मेरे पिताजी को कह रहे थे इसके अंदर इतनी टैलेंट है, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं केंद्रित करता है, ऐसे ही है, जब आती बातें की चीजें करता रहता है। तो बोले हर चीज इतनी जल्दी ग्रास्प करता है, लेकिन फिर अपनी दुनिया में खो जाता है।
तो वेलजी भाई की मुझसे बहुत अपेक्षा थी, मेरे वो वेलजी भाई चौधरी की। तो मेरे टीचरों का मुझ पर प्यार बहुत रहता था, लेकिन मुझे ज्यादा पढ़ना है, अगर उसमें कंपटीशन का एलिमेंट है तो मैं शायद उससे दूर भागता था। मुझे कोई उसमें रुचि नहीं थी, ऐसे ही परीक्षा पास कर लो भाई, निकाल दो, ऐसा ही रहता था। लेकिन और एक्टिविटी में बहुत करता था, कुछ भी नई चीज है तो उसको तुरंत पकड़ लेना, ये मेरा नेचर था। सर, आपके कोई ऐसे बचपन के दोस्त हैं जो अभी भी आप टच में रहते हैं? ऐसा है कि मेरा केस थोड़ा विचित्र है। बहुत छोटी आयु में मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ा मतलब सब कुछ छोड़ा मैंने, किसी से मेरा संपर्क नहीं था, तो बहुत बड़ा गैप हो गया। तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, किसी से कुछ लेना देना भी नहीं था, और मेरी जिंदगी भी एक अनजान ऐसे ही भटकते इंसान की थी, कोई कौन पूछेगा मुझे, तो मेरा जीवन ही ऐसा नहीं था। लेकिन जब मैं सीएम बना तो मेरे मन में कोई इच्छाएं जगी। एक इच्छा ये जगी कि मेरे क्लास के जितने दोस्त हैं पुराने, सबको मैं सीएम हाउस में बुलाऊंगा। उसके पीछे मेरी साइकोलॉजी ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि अपने आप को बड़ा तिस्मार का बन गया है। मैं वही हूं जो सालों पहले गांव छोड़ के गया था, मुझ में बदलाव नहीं आया है। उस पल को मैं जीना चाहता था, और जीने का तरीका यही है कि मैं उन साथियों के साथ बैठूं। लेकिन वो चेहरे से भी पहचान नहीं पाता था मैं, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। वो हरे के बाल सफ़ेद हो चुके थे, बच्चे बड़े हो गए थे सब, लेकिन मैंने सबको बुलाया। शायद 30-35 लोग इकट्ठे हुए थे हम, और रात को बड़ा खाना वाना खाया, गपशप मारे, पुरानी बचपन की आदत ताजा की। लेकिन मुझे वो बहुत आनंद नहीं आया। आनंद इसलिए नहीं आया कि मैं दोस्त खोज रहा था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नजर आता था, तो वो खाई पटी नहीं। और मेरे जीवन में शायद तू कहने वाला कोई बचा ही नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है। सब अभी भी संपर्क में है, लेकिन बड़े सम्मान से मेरे प्रति वो लोग देखते रहते हैं। तो एक टीचर थे मेरे, रास विहारी मणियार, उनका भी स्वर्गवास हुआ कुछ समय पहले, और वो करीब 93-94 थे। वो मुझे चिट्ठी हमेशा लिखते थे, उसमें वो तू लिखते थे। बाकी तो एक इच्छा, मैं सीएम बना तो एक थी कि मैं अपने स्कूल के दोस्तों को बुलाया। दूसरी मेरी इच्छा थी, जो शायद हिंदुस्तान के लोगों के लिए अजीब होगा, मेरा मन करता था मैं मेरे सभी टीचर्स को सार्वजनिक रूप से सम्मान करूंगा। तो मुझे बचपन से जिन्होंने पढ़ाया है और स्कूली शिक्षा तक जो भी मेरे टीचर रहे, मैंने सबको ढूंढा, और सीएम बनने के बाद उनका बहुत बड़ा सार्वजनिक सम्मान किया मैंने। और हमारे गवर्नर साहब थे शर्मा जी, वे भी उस कार्यक्रम में आए, और गुजरात के सभी लब्ध प्रतिष्ठित लोग उस कार्यक्रम में थे। और मैं एक मैसेज मेरे मन में था कि मैं जो कुछ भी हूँ, इनका भी कुछ न कोई योगदान है मुझे बनाने में। कोई मेरा बाल मंदिर के टीचर रहे होंगे, कोई सबसे बड़ी आयु के टीचर 93 ईयर के थे। करीब 30-32 टीचर्स को बुलाया था, और उनका सबका मैंने सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। और मेरे जीवन की वो बड़ी अच्छी पल थी कि मेरे मन में लगता नहीं। फिर मैंने एक दिन मेरे जीवन में किया, मेरा जो बृहद परिवार था, मेरे भाई, उनके संतान, बहन, उनके संतान, जो भी परिवार के लोग, क्योंकि उनको भी मैं पहचानता नहीं था, क्योंकि मैं छोड़ चुका था। लेकिन एक दिन मैंने मेरे सीएम हाउस में सबको बुलाया, सब परिवारजनों को
परिचय किया मैंने कि ये कौन किसका बेटा है, किसकी शादी कहाँ हुई है, क्योंकि मेरा तो कोई नाता रहा नहीं था। तो तीसरा काम मैंने ये किया। चौथा, मैंने जब संघ के जीवन में मैं था तो शुरू में जिन परिवारों में मुझे खाना मिलता था, खाना खाने जाता था, कई परिवार थे जो इन्होंने मुझे खिलाया पिलाया। कोई जीवन भर मेरा अपना तो कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे ही मैं खाता था। तो उन सबको मैंने बुलाया था। तो जिसको कहेंगे मैंने अपनी इच्छा से कोई चीज़ें की, इतने पिछले 25 साल हो गए मुझे, तो ये 4 चीज़ें की मेरे स्कूल के दोस्तों को बुलाया, जिनके घर मैंने खाना खाया था वो उनको बुलाया, मेरे अपने फैमिली के लोगों को बुलाया, और मेरे टीचर्स को बुलाया। क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो राजनीति में एक पॉलिटिशियन के लिए टैलेंट मानी जा सकती है? जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप में जब कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए इनहेरेंटली 3-4 टैलेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि कोई अच्छे मार्केटिंग करे, कोई अच्छा सेल्स करे, कोई अच्छा टेक्नोलॉजी में हो जो प्रोडक्ट डेवलप करे। अगर किसी युवा को आज पॉलिटिशियन बनना है तो उसमें ऐसी कोई टैलेंट्स है जो आप परख सकते हैं ऐसे कि ये होना चाहिए? 2 चीज़ें अलग अलग है। पॉलिटिशियन बनना वो एक पार्ट है, और पॉलिटिक्स में सफल होना वो दूसरी चीज है। तो 2 अलग तरीके से। तो एक तो हो गया है राजनीति में आना, दूसरा होना है सफल होना। मैं मानता हूं कि उसके लिए तो आपका एक डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जनता के सुख दुख के आप साथी होने चाहिए, आप एक्चुअली अच्छे टीम प्लेयर होने चाहिए। आप ये कहो कि मैं तिस्मार खा हूं और मैं सबको चलाऊंगा और दौड़ाऊंगा, सब मेरा हुक्म मानेंगे, तो वो हो सकता है उसकी राजनीति चल जाए, चुनाव जीत जाए, लेकिन वो सफल राजनेता बनेगा गारंटी नहीं है। और देखिए, देश में मैं कभी कभी सोचता हूं, हो सकता है मैं जो सोचता हूं वो विवाद भी पैदा कर सकता है। जब आजादी का आंदोलन चला, उसमें समाज के सब वर्ग के लोग जुड़े, लेकिन सब पॉलिटिक्स में नहीं आए। कुछ लोगों ने अपना जीवन बाद में शिक्षा को दे दिया, किसी ने खादी को दे दिया, किसी ने प्रौढ़ शिक्षा को दे दिया, किसी ने ट्राइबल की भलाई के लिए ऐसा रचनात्मक कामों में लग गए। लेकिन देशभक्ति से प्रेरित वो आंदोलन था, आजादी का आंदोलन। हर एक के मन में एक जज्बा था, भारत को आजाद कराने के लिए मुझसे जो होगा मैं करूंगा। आजादी के बाद उसमें से एक लॉट राजनीति में आया। और शुरू में देखिए, राजनीति के बाद हमारे देश में जितने टॉलवर्ड लीडर्स थे वो आजादी के जंग से निकले हुए लीडर थे। तो उनकी सोच, उनकी मैच्योरिटी, उसका रूप अलग है, बिल्कुल ही अलग है। इनकी बातें, उनकी बिहेवियर की जो चीजें सुनने को मिलती है, उसमें एक बहुत ही समाज के प्रति अतिशय समर्पण भाव। और इसलिए मेरा मत है कि राजनीति में निरंतर अच्छे लोग आते रहने चाहिए और मिशन लेकर के आए, एम्बिशन लेकर के नहीं। अगर मिशन लेकर के निकले हो तो कहीं न कहीं तो आपको स्थान मिलता जाएगा। एम्बिशन से ऊपर होना चाहिए मिशन। फिर आपके अंदर क्षमता हो गई। अब जैसे महात्मा गांधी, आज के युग के नेता की जो आप परिभाषा देखते हैं तो उसमें महात्मा जी कहां फिट होते? पर्सनालिटी वाइज शरीर दुबला पतला, ऐसा ऑरेटरी न के बराबर थी। तो उस हिसाब से देखे तो भाई वो लीडर बन ही नहीं सकते थे। तो क्या कारण था? तो जीवन बोलता था। और ये जो ताकत थी, उसने इस व्यक्ति को पीछे पूरे देश को खड़ा कर दिया था।
और इसलिए ये जो आजकल ये जो बड़े प्रोफेशनल कैटेगरी में पॉलिटिशियन का रूप देखा जा रहा है, लच्छादार भाषण करने वाला होना चाहिए, ये कुछ दिन चल जाता है, तालियां बज जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो जीवन काम करता है। और दूसरा मेरा मत है कि भाषण कला, ऑरेटरी, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अब देखिए, महात्मा गांधी हाथ में अपने से भी ऊंचा डंडा रखते थे, लेकिन अहिंसा की वकालत करते थे। बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट था, लेकिन कम्युनिकेट करते थे। महात्मा जी ने कभी टोपी नहीं पहनी, लेकिन दुनिया गांधी टोपी पहनती थी। कम्युनिकेशन की ताकत थी। महात्मा गांधी का राजनीति क्षेत्र था, पॉलिटिक्स था, लेकिन राज व्यवस्था नहीं थी। वो चुनाव नहीं लड़े थे, वो सत्ता पे नहीं बैठे थे, लेकिन मृत्यु के बाद जो जगह बनी उसको नाम राजघाट रखा। और सर, अपने प्री सोशल मीडिया पॉलिटिक्स में आप सीएम रह चुके हैं और पोस्ट सोशल मीडिया में आप पीएम हैं। इस दौरान पॉलिटिक्स कैसे बदला है? आपने दोनों देखे हैं, पहले वाला टाइम और आज का टाइम भी, जब सोशल मीडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था और आज जब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आप इसके बारे में कुछ एडवाइस दें एक युवा को जो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। और मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। पहले गिने चुने लोग आपको परोसते थे, आप उसी को सत्य मानते थे। तब भी आप तो फंसे हुए ही थे, आपको कोई वेरिफिकेशन के लिए अवकाश ही नहीं था कि भाई उसने कहा कि 1 लाख लोग मर गए तो आप मानते 1 लाख लोग मर गए। आज आपके पास ऑल्टरनेट है, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये बात आई है तो यहाँ कहाँ है, ये यहाँ कहाँ। आपके मोबाइल फोन में हर चीज अवेलेबल है। थोड़ा ध्यान दीजिए, आप बहुत आराम से सत्य के पास पहुंच सकते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि उनको एंग्जाइटी होती है, मुझे भी होती है। एंग्जाइटी मेरे लाइफ में द वे इट प्रेजेंट्स इटसेल्फ इज, जैसे मैं आपके साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ, आई फील नर्वस, आई फील एंग्शियस। मुझे ये लगता है कि पता नहीं मैं क्या बोल दूंगा, आपको कैसे लगेगा। एंड इट्स अ टफ कॉन्वर्जेशन फॉर मी टू हैव। बहुत सारे बच्चे एंग्जाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपकी ज़िंदगी में भी आता है, और जब आपके बचपन में आता था आपने इसके साथ किया क्या? आता तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा ने कुछ मेरे लिए दरवाजे बंद रखे होंगे। जो हर एक को देते हैं वो मुझे भी दिया होगा। लेकिन हर एक की अपनी इन चीज़ों को मैनेज करने की अलग अलग क्षमता होती है और अलग अलग स्टाइल होती है। ये आप मुझे, अगर मैं ये आपसे सीखना चाहूँ तो हाउ डज वन डू इट? एग्जैक्टली कोई थीसिस के रूप में कहना तो बड़ा कठिन है, लेकिन मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूँ कि मुझे मेरे इमोशंस को, मेरी ये जो नेचुरल टेंडेंसी मनुष्य की होती है, उन सब से बाहर रहना होगा, सबसे ऊपर रहना होगा। अब जैसे मैं 24 फरवरी 2002 को जीवन में पहली बार एमएलए बना। 24 फरवरी 2002। 27 फरवरी पहली बार मैं असेंबली में गया, जीवन में पहली बार विधानसभा गृह में गया। मेरी एमएलए की आयु 3 दिन थी और अचानक गोधरा में इतना बड़ा कांड की खबर आने लगी, ट्रेन में आग लगी है, धीरे धीरे खबर आई मरने। तो मैं बहुत ही स्वाभाविक, जो भी रेस्टलेस कहो जो भी, क्योंकि मैं चिंतित था। मैं हाउस में था, हाउस में
मैं निकलते ही मैंने कहा भाई मैं गोधरा जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ से बड़ौदा जाएंगे, बड़ौदा से हम हेलीकॉप्टर लेंगे। तो बोले हेलीकॉप्टर तो है नहीं। तो मैंने कहा किसी का देखो। तो ओएनजीसी का शायद था, तो सिंगल इंजन था। तो उन्होंने मना कर दिया, वीआईपी को नहीं ले जा सकते। मैंने कहा मैं वीआईपी नहीं हूँ, मैं कॉमन मैन हूँ, मैं जाऊँगा। तो बड़ा झगड़ा हुआ हमारा। मैंने कहा मैं लिखित देता हूँ, जो कुछ भी होगा मेरी जिम्मेवारी है, मैं सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर से जाऊँगा। और मैं गोधरा पहुँचा। अब वो दर्दनाक दृश्य, इतने डेड बॉडी है, सब आप कल्पना कर सकते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी सब कुछ हुआ जो होना था, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं एक ऐसे पथ पर बैठा हूँ कि मुझे मेरे इमोशंस को, मेरी ये जो नेचुरल टेंडेंसी मनुष्य की होती है, उन सब से बाहर रहना होगा, सबसे ऊपर रहना होगा। What I wish, sir, is after this long conversation that we have had, कि ऐसे 10,000 young people कहीं से आए जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, जिनकी मदद मैं जानता हूँ आप करेंगे। आप इसके बारे में क्लोजिंग। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो कैंडिडेट बनने के क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं। हाँ, करेक्ट। पॉलिटिशियन बनने के नहीं कह रहे हैं आप। राइट। पॉलिटिशियन बनने के लिए तो बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए। आपको हर पल हजारों आंखें देखती हैं। आपका एक शब्द इधर उधर हो जाए तो आपकी 10 साल की तपस्या मिट्टी में मिल जाती है। आपको 24/7 कॉन्शियस रहना पड़ता है, आपको उसके साथ जीना पड़ता है। अनप्रेसिडेंटेड क्वालिटी चाहिए जी, और क्वालिफिकेशन वही है, और ये कोई यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट से नहीं निकलता है जी। आप क्या कहना चाहेंगे एज अ बाय मैसेज, एज अ पार्टिंग मैसेज टू ऑल द यंग पीपल वाचिंग दिस शो? अगर उनके लिए आपका एक मैसेज है। मैं सबसे पहले माताओं, बहनों को और नौजवान बेटियों को कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश में करीब करीब हर राज्य में, कम अधिक मात्रा में हो लेकिन करीब 50% विमेन रिजर्वेशन है। पंचायत में, ग्राम प्रधान, नगर पालिका, महानगर पालिका, उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कि सच्चे अर्थ में एक लीडरशिप के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो भाई महिलाओं की जरूरत है इसलिए मुझे बिठा दिया है और मैं भी नहीं। आपने समाज को लीड करना है, पुरुषों को भी लीड करने की जरूरत है तो आपको करना है। ये मेरी माताएं, नौजवान बेटियां, ये लीडरशिप की क्वालिटी के साथ खड़ी हो जाए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ही निकट भविष्य में एमएलए और एमपी के में भी 30% रिजर्वेशन आने वाला है। उस समय हमें बहुत इस प्रकार के समूह की जरूरत पड़ेगी। तो अभी 2-4 साल का समय है। उनसे आग्रह करूंगा कि आप मैदान में उतरिए और जितना ज्यादा अपने आप को योग्य बना सकते बनाने के लिए प्रयास शुरू कीजिए। समय है, ये समय आपका है, ये समझे। दूसरा, मैं देश के नौजवानों से कहूंगा कि आप राजनीति को बुरा मत मानिए, और चुनाव ही राजनीति है इसलिए मर्यादा में मत सहिए। राजनीतिक क्षेत्र, सार्वजनिक जीवन में आइए, एक बार किसी भी रूप में आइए। और आज देश को लीडरशिप चाहिए जो रचनात्मकता की कोख से पैदा हुई हो। आंदोलन की कोख से पैदा हुए राजनेता अलग प्रकार का मॉडल बनता है। आजादी के आंदोलन में रचनात्मकता भी थी तो एक अलग प्रकार का लौट मिला। अब देश को रचनात्मकता यानी कुछ क्रिएटिव सोचने वाले, नया करने वाले, खुद को तैयार करने वाले, सुख दुख समझने वाले, रास्ते निकालने वाले, दूसरे को नीचा दिखाने वाले नहीं, देश के लिए रास्ता निकालने वाले, ऐसे बहुत बड़े
वर्क की जरूरत है देश को। आज नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, नयों की जरूरत है। और आज जो 20-25 साल का है वो अगर आगे आता है तो 2047 तक वो 40-50 का हो जाएगा, यानी कि ऐसी प्रॉपर जगह पे होगा जबकि वो देश को चला लेगा। दूसरा, मैं जब ये देश के नौजवानों को कहता हूं कि आप आगे आइए, तो कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं भाजपा का झंडा फहराना चाहता हूं। मैं देश की राजनीति की बात कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में आओ या फलानी पार्टी में जाओ या फलानी पार्टी में न जाओ, ऐसा मैं किसी को नहीं कह रहा हूं। मैं तो चाहता हूं सभी दलों में एक प्रकार से न्यू फ्लो आना चाहिए, सभी दलों में आना चाहिए। बीजेपी में तो आना ही चाहिए, लेकिन सब दलों में आना चाहिए कि देश में नौजवान आगे आए ताकि एक नयापन शुरू हो। थैंक यू मोदी जी, आपने हम चलिए, बहुत अच्छा लगा मेरे लिए, इतना टाइम दिया आपने हमारे साथ। थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं ये कैसा जाएगा आप लोगों को, आपके दर्शकों को। You spoke extremely well as always and very kind कि you took this much time with us.